हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग इस पे जो बात करने वाले हैं, अपना जो अभी चैप्टर चल रहा था, तो उसमें हम लोग देख क्या रहे थे, यानी कि किसके बारे में बात कर रहे थे और इसमें क्या क्या हुआ था। तो स्वतंत्र भारत में जो भी आपकी राजनीति चल रही थी उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है। और इसमें अभी जो ये 12th क्लास की एनसीईआरटी के ना 2 पार्ट है, 2 पार्ट्स में से ये सेकंड पार्ट चल रहा है और इसका 6 चैप्टर चल रहा है, ठीक है। और इसमें मतलब 6 से पहले तक 5 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं और वहाँ पे जो चीज़ें हम लोगों ने क्लियर किया है, सीधे से इसमें पूरा का पूरा ये दिखाया गया है सिर्फ और सिर्फ इंडिया का। अभी तक हमने वर्ल्ड की हिस्ट्री, यानी कि वर्ल्ड की पॉलिटी हिस्ट्री जितना भी था कवर किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि पॉलिटी पढ़ा तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हिस्ट्री की थी वो भी मेंशन की गई थी कि पहले किस तरीके से वर्ल्ड में चलता था, क्या सिचुएशंस थी, देन अभी क्या सिचुएशंस वहाँ की है। वो सारी चीज़ें चैप्टर बाय चैप्टर हमें मिलती गई, हम लोग पढ़ते भी गए और वहाँ पे हमने देखा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए डेमोक्रेसी का ही ले लीजिए या जो कि आपकी समकालीन राजनीति की ही हम बात करें तो देखेंगे कि किस तरीके से हर एक पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ पे कैसे राजनीतिक उठापटक चलती है, कैसे ये सारी कंडीशंस जो है। अभी हमने पड़ोसी देशों के बारे में भी जिक्र किया था कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें भी किस तरीके की राजनीतिक उठापटक चल रही है। म्यांमार में भी अभी म्यांमार का तख्ता पलट हुआ, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। उसके बाद पाकिस्तान का भी तख्ता पलट हो गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखिए ये कोई हवाई वाली बातें नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पढ़ के सारी चीज़ें क्या करना है हमें, तो यही पढ़ के हमें यूपीएससी निकालना है और कुछ और पढ़ के नहीं निकालना है, ठीक है। तो और पीएचडी करके भी नहीं निकालना आपको, यही बेसिक नॉलेज ही आपको जाएगा। जैसे भी मैंने म्यांमार का दिया ना, एमपीपीसीएस 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ अभी, वहाँ पे पूछा गया था कि भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जहाँ पे तख्ता पलट हुआ है वर्तमान समय में, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन किस तरीके घुमा रहा कि भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जहाँ पे तख्ता पलट हुआ। उस टाइम अफगानिस्तान का नहीं जिक्र था क्योंकि अफगानिस्तान में ये अभी हाल फिलहाल की घटना, ठीक है। तो म्यांमार ऐसा कंट्री था, म्यांमार भी ऑप्शन था जो कि वो राइट ऑप्शन था इसका। इसलिए हमें इन सारी बातों पर बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एंड सबसे पहले इन सबकी हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा कि नेपाल में पहले राजशाही शासन, फिर लोकतंत्र, फिर राजशाही, फिर लोकतंत्र। और पाकिस्तान में कभी सैनिक शासन आती है, कभी लोकतंत्र आता है, कभी सैनिक सत्ता रहती है। इसी तरीके से चाइना में तो कम्युनिस्ट पार्टी ही अपना, तो ये इसमें नहीं इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आएगा श्रीलंका में भी सिंघली वाले जो भी अपना भाषा के आधार पर ही, तमिल वाले, उन सब में अपने अंदर ही विद्रोह चलते रहते हैं। लेकिन अपना इंडिया जो है ना इन सबसे थोड़ा विशेष है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और आज तक ऐसा राजनीतिक उठापटक नहीं हुई है। ऑल ओवर कंट्री की बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें उसके कंपेयर में। बट अभी हम लोग जो अपने कंट्री की जिक्र कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हो कि किस तरीके से, हाँ ये है कि बस एक पार्टी से दूसरे पार्टी में इनमें संघर्ष चल रहा है और वो आज वर्तमान में भी चल रहा है, हर डेमोक्रेटिक कंट्री में चलता ही है। बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमारे कभी भी कमजोरी ही देखते हैं तो सैनिक आके राज कर लेते हैं या राजशाही शासन कुछ ऐसा चलने लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये आप अपने जब भी इंडिया के बारे में हमें कभी भी लिखने को आएगा, ऑब्वियसली पॉलिटी में लिखने को क्या आता है, इंटरनेशनल रिलेशन में लिखने को क्या आता है, ठीक है। तो हमें यही सारे साबित करनी होती हैं चीज़ें कि इंडिया कैसे है, किस किस तरीके में बेस्ट है। क्योंकि बुराई तो कर नहीं सकते आप किसी भी हालत में, आपको भले ही पूरा इंडिया में बुरा बुरा ही दिखता हो और दिखना भी नहीं चाहिए। अपने घर की आप बुराई करोगे तो बाहर वाले तो उसका आनंद लेंगे, ऑब्वियस है। इसलिए यहाँ की तो कतई ये तो कर ही नहीं सकते। अब देखिए कि अब इस चैप्टर की बात करते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको पहले का ओवरव्यू दिया है, अब आते हैं इस चैप्टर में। मेन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इमरजेंसी। इंदिरा जी के टाइम पीरियड में 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू की गई थी और इमरजेंसी के लिए इसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी बिठाई गई थी? शाह जांच कमेटी थी। प्लीज़ कहीं पे नोट कर लीजिए क्योंकि कमेटी वगैरह ये पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे आपको फंडामेंटल राइट के लिए कितने केसेस थे या कौन सी कमेटियाँ वहाँ पे बैठाई गई थी, जलियांवाला हत्याकांड हुआ उसमें कौन सी कमेटियाँ बैठाई गई थी, तो ये एजुकेशंस के लिए कौन सी कमेटियाँ थी। जितने भी आपके ये आते हैं सारी चीज़ें, चाहे कुछ भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जा रहा हो, उसमें से कुछ कमेटियाँ होती हैं, कुछ क्या होते हैं आपके कि रिपोर्ट्स जो जारी करते हैं उनकी तो आप छोड़िए, लेकिन कमेटी के बाद कुछ केसेज आते हैं, ठीक है। और उनको भी आपको याद रखना है और कमेटियाँ जो हैं वो तो याद ही रखना है।
और हो सके तो एजुकेशन के लिए कोई कमेटी बिठाई गई तो उसका नाम बता दीजिएगा आप लोग, तो और बेटर होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में किस कमेटी के द्वारा काम किया जा रहा था। राइट टू एजुकेशन एक्ट आपको पता हो 2005 में आया था। अब इसमें से कौन सी कमेटी थी ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए आता है कि आपातकाल की सिचुएशन तो काफ़ी बुरी थी। अब बात यह है कि इसके बाद की राजनीतिक स्थितियाँ क्या हुई, क्योंकि एनी टाइम तो ये हमेशा बना नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए होता क्या है कि आपातकाल खत्म हुआ, लोकसभा में चुनावों की घोषणा हुई, क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव होने थे तो वो बढ़ा दिए गए थे, यानी कि अब आपातकाल का उसका टाइम पीरियड भी इसी टाइम पीरियड के दौरान ही क्या किया गया था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। फंडामेंटल राइट में वहाँ पे संशोधन किया गया। उसके बाद आपके यहाँ तक कि प्रियम्बल में भी संशोधन कर दिया गया था। और इसके बाद जो भी आपकी लोकसभा की टाइम पीरियड था, टेन्योर था, वो बढ़ा के 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। अब इसमें जब 5 से 6 कर दिया गया तो इसका 1 वर्ष एक्स्ट्रा बढ़ चुका था। तो हमने देखा था कि जो 77 में हो रहे थे वो अब 78 में चुनाव होंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि लोकसभा में चुनावों की जो घोषणा हुई और वैसे ही आपातकाल का सबसे जरूरी और कीमती सबक राज्य व्यवस्था ने सीख लिया। और 1977 के चुनाव की तरह, यानी कि चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह थे। और इसके बाद देखेंगे आपकी उत्तर भारत में तो खास तौर पर, क्योंकि यहाँ क्या हुआ था कि आपातकाल का जो असर था वो सबसे ज़्यादा महसूस किया गया था। उत्तर भारत की इसमें कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं, तो जब भी उत्तर भारत की बात की जाएगी आपको, तो वो उत्तर भारत आपका कहाँ से होगा, उत्तर भारत आपका ये वाला, ठीक है। ये आपका हो गया दक्षिण भारत। और उत्तर भारत इसके ऊपर का आप कहोगे कि ये ऊपर के जो पार्ट हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये सारे हैं आपके उत्तर के भाग, ठीक है। अब यहाँ पे मध्य इंडिया के कुछ भाग हो गए, पूर्वोत्तर के भाग हो गए, यहाँ पे पश्चिमोत्तर के भाग हो गए, इसको सबको याद रखना आपको। तो इसमें क्या बताया गया कि ज़्यादातर यही यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, हरियाणा, यही सब ज़्यादातर क्या हुए थे कि वहाँ पे इफेक्टेड थे। अब इसमें देखिए कि होता क्या है, जो आपातकाल का असर तो इन्हें झेलना पड़ा और विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा और जनादेश निर्णायक और तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था। सबक एकदम साफ था और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी स्थिति यही रही। और जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र विरोधी माना, उसे मतदाता के रूप में उसने भारी दंड दिया। और इस अर्थ में देखें तो 1975 से 77 के अनुभवों की एक परिणति भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को पुख्ता बनाने में हुई है। यानी कि इसमें जो 75 से 77 तक लोगों ने जो मार झेली है ना, उससे तो हर एक जनता सुधर चुकी थी। उसे समझ में आ रहा था कि अब कहाँ जाना है, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ठीक है यही है जो कुछ भी है, लेकिन अब बेचारों को लग रहा था कि यार अब कैसे छुटकारा पाएं। यहाँ तो मतलब कुछ भी हो जा रहा, कभी भी हमारा शरीर है, हम पे ही अधिकार, इसमें इस बॉडी में हमारे ही अधिकार नहीं, हमारे ही जान ले जाके नसबंदी करा दे रहे हैं। तो ऐसे में वो सब कुछ परेशान हो चुके थे, ना जनता ना विपक्षी पार्टी, तो उनका अपना वर्चस्व बनाना ही था, तो ऑब्वियस वो परेशान हो गई। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स आई ना, यहाँ पे जनता जब परेशान हुई तब समस्या यहाँ पे क्रिएट हुई। क्योंकि मान लीजिए देखिए राजनीति में क्या होता, बस थोड़ा सा इन्हें ना मौका चाहिए होता विपक्षियों को। और जैसे कि एक गवर्नमेंट ने कोई काम किया, मान लीजिए कि मोदी गवर्नमेंट चल रही है, इन्होंने क्या किया कि वैक्सीन की यहाँ पे सुविधा कराई, ठीक है, कोविड की। अभी एग्जाम्पल को समझिएगा ध्यान से। तो इन्होंने कोविड वैक्सीन की क्या कराई, सुविधा कराई। अब क्या है कि कुछ वैक्सीन्स जो है कुछ लोगों को कर गई नुकसान, ठीक है। मैं ये एज ए एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। जब कर गई कुछ लोगों को नुकसान, तो विपक्षियों को मिल गया मौका। क्या मिल गया उन्हें, मौका मिल गया। किसके लिए और किन्हें मिल गया, विपक्षियों को, कि ये गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए बेहतर काम नहीं कर पा रही है, इसे इस देश की जनता की कोई भी फिक्र नहीं है। यानी कि इसमें साफ से इनको ये बस एक थोड़ा सा बस मिलना था कि एक चिंगारी मिल जाए तो आग तो हम इसमें से जला ही लेंगे। और यही इनका काम होता था कि बस एक कमज़ोर नस हमें मिल जाए और उसके बाद ज्वाला भड़काने का काम हमारा है। देखिए जब भी होता है ना, विपक्षी शामिल ही हो जाते। कैसे,
सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया, बहुत इतिहास में मत जाइए, वर्तमान में ही आपके पास बहुत एग्जाम्पल है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया, उसमें आप राहुल जी के स्टेटमेंट सुनेंगे, ओवैसी जी के स्टेटमेंट सुनेंगे, और जितने भी लीडर हैं जो कि विपक्षी दल के हैं, इनके स्टेटमेंट सुनेंगे तो आप कहेंगे वाह भाई वाह। और मैं नहीं कहती कि इन्हें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में विपक्ष पार्टी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जितना से ज़्यादा हो सके इन्हें क्रिटिसाइज करे सत्ता दल वालों को, तभी वो अच्छे से काम करेंगे। ये तो बिल्कुल एक लोकतंत्र की जान होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो बिल्कुल जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। बस मैं ये बता रही हूँ कि कोई भी हो, चाहे कोई भी दल का हो, उन्हें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम जनता पार्टी की हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, कोई भी हो, ठीक है, वहाँ पे बस उसको इतना होता है कि बस थोड़ी सी चिंगारी मिले, किसी की कमजोरी मिले, और वहाँ पे हम उसका फ़ायदा उठा लें, लोगों को जा के कहे कि अरे मसीहा तो हम थे आपके, और यहाँ पे आपने किसे चुन लिया। वो तो कुछ आपके लिए कर ही नहीं रहे, उन्हें फिक्र ही नहीं है आपकी। इंदिरा गांधी जी ने जब ऐसा कदम उठाया तो जेपी जी जो थे उन्हें मौका कहाँ पे मिला, और भी जो वहाँ के लीडर्स थे, मौका कैसे मिल गया उन्हें। यही तो उन्हें कमजोरी मिल गई कि ये देखिए जनता के लिए तो ये कुछ कर ही नहीं रहे। 20 सूत्री स्कीम्स लॉन्च किए, कुछ उनमें से कार्यक्रम हुए भी, लेकिन वो सब धरे के धरे रह गए, क्योंकि जनता को अब भड़काया जा रहा था कि भैया आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड वो बिल्कुल सक्सेस भी होते हैं। और इस वाले चुनाव में अब आएंगी नहीं ये। अब क्या हुआ कि लोकसभा के चुनाव 1977, इसमें क्या हुआ कि 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 के जनवरी माह में सरकार ने क्या किया कि चुनाव कराने का फैसला किया, और इसी के मुताबिक सभी नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया, और 1977 के मार्च में चुनाव हुए। और ऐसे में विपक्ष को चुनावी तैयार यानी कि जो तैयारी थी इसका बड़ा कम समय मिला था, लेकिन इन्होंने क्या किया, राजनीतिक बदलाव की गति बड़ी तेजी से हुई थी, और यहाँ पे आपातकाल लागू होने के पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नज़दीक आ रही थी। बस विपक्षियों का मकसद एक ही रह गया था कि चाहे हम गठबंधन की सरकार बनाएं, चाहे किसी की सरकार बनाएं, लेकिन अब तो कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। मकसद इनका एक था, बाकी किसी की सरकार आ जाए उससे मतलब नहीं है। जोड़ तोड़ के बनाना पड़े वो भी ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया कि विपक्षी पार्टी जो थे एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते जा रहे थे, नज़दीक आते जा रहे थे, और चुनाव के एन पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया, और नई पार्टी ने क्या किया, जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया। और कांग्रेस के कुछ नेता भी थे जो क्या करते हैं कि आपातकाल के खिलाफ थे और इस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई, और इस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था। और बाद में क्या हुआ कि ये पार्टी भी क्या हुई, जनता पार्टी में शामिल हो गई। भारतीय जनता पार्टी अभी हो रही थी स्ट्रांग, क्योंकि यहाँ पे हो क्यों रही थी स्ट्रांग, और भारतीय जनता पार्टी का शॉर्ट फॉर्म ही है बीजेपी। जरा इस पे भी गौर कीजिएगा कि जो आप कहते हो बीजेपी, ये है भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। यहाँ पे भी अब क्या हो रहा था कि देखिए इमरजेंसी तो थी, हमने देखा था कि कुछ लोग थे कांग्रेसवादी थे, और जब ऐसा होता पहले तो समर्थन करते, उसके बाद उन्हें लगता है कि यार हमने गलत कर दिया, ठीक है। ये कल के वीडियो में हम लोग वो चर्चा कर चुके हैं। तो वो भी अब क्या करते हैं, यहाँ से छुटकारा पाना चाह रहे हैं। अब जब यहाँ से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल सन्यासी ले लेंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। अब कहीं ना कहीं जाने के लिए अब इन्होंने ये देखा कि वर्चस्व अभी किसका बढ़ने वाला आगे। हाँ, उन्हें समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा ही रौब में आ रही, अब चलते इसमें शामिल होते कुछ दिन, अब इसमें मज़े कर ले, बाकी तो फिर आधे दिन कांग्रेस में मज़े किए, आधे दिन भारतीय जनता पार्टी मज़े करेंगे, और बचे ही कितने दिन है ज़िंदगी के, ख़त्म ही हो जाने हैं, उसके बाद तो कुछ बचना नहीं है, ठीक है। इन्होंने ये सब सोच के क्या किया, अपना इधर आ जाते हैं। हालांकि ऐसा मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे थे। बस ये है कि अब इनका यही था ना कि अब इधर ये पार्टी ख़त्म हो रही है। इसका होता है ना कि जब हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्किल में क्या होता है,
हमें यदि ऐसा लगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, सच्चे दोस्त ऐसे नहीं होते, बट कुछ हरामी दोस्त ऐसे और जो मिल जाते हैं कि जब तक मान लीजिए कि हमारे पास सब कुछ है, ये लोग क्या करेंगे कि मतलब दिन रात हमारे पास ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही ना इन्हें पता चल रहा है कि अब धीरे धीरे इसका हो रहा है, दिवाला निकल रहा है, अभी ये ज़्यादा खर्चा वर्चा कर नहीं रहा है और ऐसा कुछ है भी नहीं इसके पास कि ये करेगा आगे, तो ये क्या करेंगे, अब उम्मीद भी नहीं है हमसे इन्हें, और उसके बाद ये इनको तो पता है कि हमारे पास अब कुछ है भी नहीं, बचा भी नहीं, क्योंकि सब पहले ही खा चुके हैं। तो ये बायकॉट करने लगेंगे हमारा और जाएँगे दूसरे अपनी पार्टी में, फ्रेंडशिप करेंगे, दूसरी अपनी पार्टी बनाएँगे, उधर घूमेंगे, भागेंगे, ऐश करेंगे। तो ऐसे होता है। कभी-कभी ऐसे आपको केस देखने को मिल जाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कि जब तक आपके पास है कुछ पैसा, मनी सब कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सच्चे होते हैं, या मैं सच्चे वाले की नहीं, झूठे वालों की बात कर रही हूँ, कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ विशेष चीज़ को ही प्रायोरिटी देते हैं, और यदि वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो वो आपको छोड़ने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। जब भी मन करेगा वो आपको छोड़ के चले ही जाएँगे। तो इसलिए ज़्यादातर लड़कियों के केसेस में ये हो ही जाता है। तो ज़रा सतर्क रहना आप लोगों को भी, और यदि अच्छे तरीके से रहना है कि कोई छोड़ के ना जाए, तो पढ़िए ढंग से, और ढंग से पढ़ने के बाद कहीं अच्छी खासी जॉब वॉब करिए, और उसके बाद आगे की सोचिए। और आगे की आपको क्या सोचना है, लोग आपके पीछे भागेंगे, आप थोड़ी ना किसी के पीछे भागते हो। फिर आपका चाणक्य नीति में एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है, और इन आप में से जो भी हैं, मैं किसी की बुराई या तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बस जो लिखा गया है वो बता रही हूँ, प्लीज़ इसे दिल से मत लीजिएगा, कि जो भी इंसान, मतलब जिसका फेस कट अच्छा नहीं होता, जो इंसान बहुत कुरूप होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो देखिए ये हमारे बस की बात नहीं होती है कि हम गंदे पैदा हुए या अच्छे नहीं हुए, और कोई भी हमारा मजाक उड़ाता है, खैर वो बहुत महामूर्ख है। तो यहाँ पे अब हम उन्हें, तो हर समाज के लोग, हर ही जितने भी लोग होते हैं सब करते हैं, ठीक है? आप ही यदि आप में से ही कोई खूबसूरत होगा, तो वो भी किसी दूसरे की कहीं न कहीं आपके वो माइंड में, भले ही बाद में आपके अंदर बहुत अच्छी भावना है, लेकिन पहले आ जाती है। मतलब हाँ, ठेंगा जा रहा, अरे! मतलब ये इसकी आँखें देखो कैसी है, इसके कान देखो कैसे हैं, इसके पैर देखो कैसे, वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं हमारे अंदर आ जाता है, ठीक है? ये साइंटिफिकली रीज़न है, आप इसमें बिल्कुल परेशान मत होइए। लेकिन उसमें जो बात कही गई है कि इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, क्योंकि हम सबको नहीं सुधार सकते, लेकिन खुद को ज़रूर सुधार सकते हैं, कि हमें जो भगवान ने दिया, एक ज़िंदगी दी है प्यारी-सी, अब उस ज़िंदगी में कुछ बाधाएँ मान के चलिए कि ये हैं आपकी, तो किसी की कुछ बाधा, किसी की कुछ, तो आपकी जो सुंदरता है वही बाधा बन रही, तो उसे निखारने के लिए सबसे बड़ी बात होती है हमारा एजुकेशन, हमारा ज्ञान, हमारी विद्या। जब भी कुरूप लोगों की जो सबसे बड़ी बात होती है, वो होती है विद्या या ज्ञान, और उसके सामने ना बच्चों अच्छे घुटने टेकते हैं। आपने देखा होगा, लोगों कहते हैं, अरे ये कैसे दिखता है, मतलब एकदम से पंजू जैसा, और देखो ना इसकी किस्मत क्या चमक गई। दिखने से कुछ नहीं होता है, वो हम सब मूर्ख होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। रियलिटी है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, कि तो कुछ भी, कितना भी ज्ञान छीन लेना, वो सब करते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि किसी के चेहरे पे कुछ नहीं लिखा होता, किसी के चेहरे पे उसकी किस्मत नहीं लिखी होती है। किस्मत हमें खुद से बनानी पड़ती है, और उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अपना चेहरा तो नहीं बदल सकते, अपना शरीरी बनावट नहीं बदल सकते, लेकिन उसको निखार ज़रूर सकते हैं। उसी को हम अपना टैलेंट बना के और बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो जो भी मतलब ऐसे हों, तो प्लीज़ आप लोग कोई भी कहे ना, उनकी बातों को बस ये समझिए कि अच्छा, आपने ऐसा कहा, मैं दिखाऊँगी क्या, मैं क्या। उनसे कोई जवाब सवाल मत कीजिए, किस-किस को आप चुप करोगे? कोई नहीं, मतलब जो भी है कहने दो, कोई मतलब नहीं। जिस दिन हम तमाचा मारेंगे ना, मतलब जिस दिन आपकी जो ज्ञान है वो निखरेगा, और आप जिस दिन आगे आओगे, उस दिन वो ऑटोमेटिक ही क्या करेंगे कि आप, मतलब आपको बात करने को उनसे टाइम नहीं होगा, वो चाहेंगे कि 1 मिनट आप बात कर लो उनसे। तो सबसे बड़ा क्या होता है, ज्ञान होता है आपका। इसलिए इसको बना के रखिए, बाकी दुनियादारी तो सब आपके पीछे-पीछे घूमेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर चैप्टर पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया था, सॉरी थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा हो गया। इसमें हुआ क्या था, 1970 का जब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी, मतलब जनता पार्टी का गठन हो चुका था, और जनता पार्टी की यदि हम बात करते हैं कि ये गैर कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे, और बात बिल्कुल साफ थी कि कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी।
कांग्रेस तो वैसे भी अब दिक्कत तो थी ही। अब क्या हुआ, लेकिन चुनाव के अंतिम नतीजों ने सबको चौंका दिया और आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई। हारने का कारण भी था, आप देख चुके हो कि हारने का रीजन सबसे बड़ा क्या था कि विपक्षी कितना भी चिल्लाती कोई मैटर नहीं करता था, लेकिन जब जनता पे बात आई, जब आप जनता को परेशान करने लगे, तो जनता, यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी की बर्दाश्त करने वाली है नहीं। चाहे पहले के पढ़े लिखे हो या पहले के मूर्ख हो, आज के पढ़े लिखो, कोई भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। अपने हक सबको पता है, वो पढ़ा लिखा हो तो भी पता है, नहीं पढ़ा लिखा हो तो भी पता। वो बात अलग है कि एक पढ़े लिखों को भी अपने कर्तव्य नहीं पता है और एक अनपढ़ को भी अपने कर्तव्य नहीं पता, लेकिन हक सबको पता रहते हैं। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आप में से जितने लोग सुन रहे हैं, जरा सोचिएगा कि आप में से कितने लोगों को आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पता है। नहीं पता होगी, लेकिन फंडामेंटल राइट आधे से अधिक लोगों को पता होगा कि आपके अधिकार क्या है। आपसे कोई पूछे, आप पॉलिटी ना भी पढ़े होंगे ना, फिर भी बता देंगे भैया तेरे अधिकार क्या है, तो आप बताओगे कि हमारे अधिकार यानी कि हमें खाना चाहिए घर में, हमें सबके समाज में हमें इज्जत चाहिए। आप नहीं पढ़े हो कुछ भी, फिर भी यही बताओगे कि समाज में हमें समानता चाहिए। यदि हम जिस भी हाल में हैं वहीं पे भी हमें इक्वलिटी चाहिए, हर सेक्टर पे हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें बोलने की आज़ादी चाहिए। बस हमें यही चाहिए ना, खाने के लिए हवा चाहिए, मतलब भोजन चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, ये सारे हमारे अधिकार हैं, हमें चाहिए, कोई नहीं रोक सकता। ये हर एक बंदा बता सकता है, लेकिन ड्यूटी क्या है आपकी, किसी को नहीं पता होती कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। लेकिन आज का होमवर्क आपका यही है कि 10 के 10 जितनी भी 10-11 ड्यूटी हैं, 11 हो गई हैं, उन सबको याद करना है। यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में दिए गए, प्लीज़ उन्हें याद कर लीजिएगा, अच्छा होगा आपके लिए। और इसके बाद क्या है कि चुनाव में जब ये हार जाती है और कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली और 35% से भी कम वोट हासिल हुए, जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से कितनी यहाँ पे सीटें मिली, 330 सीटें मिली। देखिए 542, पहले भी 545 ही सीटें होती थी, अब देखिएगा कैसे 545 होती है। ठीक है, इसको मैं कर दूं फिर बताती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि 200 सीटें इनको मिलती हैं, 330 सीटें, और खुद जनता पार्टी अकेले 295 सीट पाती है। कौन? जनता पार्टी, बीजेपी सरकार जो है 295 सीटें पाती है। और यहाँ पे अभी जनता पार्टी है ओनली, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो आप इससे ये नहीं कहेंगे कि ये बीजेपी है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक जो हुआ उसे प्लीज़ सुधार लीजिएगा, क्योंकि ये जनता पार्टी है, ना कि जेपी कह सकते हो बट बीजेपी नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी ऐसा जिक्र कोई आना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये अकेले ही पाती है और उसके बाद बहुमत, मतलब कि उसे स्पष्ट बहुमत मिला और उत्तर भारत में चुनावी माहौल कांग्रेस के एकदम खिलाफ था और कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक भी सीट ना पा सकी और राजस्थान और मध्य प्रदेश में उससे महज एक एक सीटें मिली और इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। अभी बताइएगा, अमेठी से आपकी कोई कैबिनेट मिनिस्टर हैं या मतलब कैबिनेट मंत्री हैं या थी, अभी हैं, ठीक है, तो बताइएगा कि वो कौन है। अमेठी से चुनाव, उनकी विधानसभा अमेठी है जहाँ से वो चुनाव लड़ी हैं। तो यहाँ पे अब कैबिनेट में मंत्री बनाने के लिए कोई अलग से चुनाव होते नहीं है, उन्हीं को बनाया जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ बताइएगा कि अमेठी से कौन चुनाव लड़ के आया है। और उसके बाद अब आता है कि क्या हुआ चुनावी नतीजे के नक्शे पर हम लोग देखेंगे यदि, तो वहाँ पे है कि कांग्रेस में हर जगह चुनाव नहीं हारी थी। महाराष्ट्र हो गया आपका, गुजरात है, उड़ीसा है, तो इनमें क्या हुआ था कि उसने कई सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा था। और दक्षिण भारत के राज्यों में तो एक तरह से उसकी चुनावी विजय का चक्का बेरोक टोक चला था और इसके कई कारण रहे। पहली बात तो यह थी कि आपातकाल का प्रभाव हर राज्य पर एक समान नहीं पड़ा था। उत्तर भारत वाले ही झेले थे आपातकाल, इसलिए दक्षिण भारत वालों का भी कुछ इतना ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, वो कांग्रेस भक्त ही रह गए। और लोगों को जबरन उजाड़ने और विस्थापित करने अथवा जबरन नसबंदी करने का काम ज़्यादातर कहाँ पे हुआ था? उत्तर भारत में ही ये सब हो रहा था। ठीक है, और राज्यों में हुआ और यहाँ पे, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी आपकी कि उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की प्रकृति में दूरगामी बदलाव आए और उत्तर भारत का जो मध्यम वर्ग कांग्रेस से
दूर जाने लगा था। जो भी यहाँ के मध्यम वर्ग थे वो क्या हो रहे थे, अब कांग्रेस से जा रहे थे भैया दूर। अभी ये आता है जनता पार्टी का मैप। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो जनता पार्टी है ना, BLD, इसमें ये एरिया देखिए, ये पूरा जितना भी आपको दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, पूरा यहाँ से ये वाला एरिया, ये क्या हो गया आपका, जनता पार्टी का हो गया। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो आती है आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये इधर आती है, कुछ कुछ यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में भी रहता है, कुछ ये दक्षिण भारत में। ओवरऑल आप कह सकते हो कि दक्षिण भारत में कांग्रेस का ही ज़्यादातर था। ठीक है। कुछ विधानसभाएं छोड़ दी जाए इक्का दुक्का, तो कांग्रेस का ही था, इसमें ज़्यादा असर नहीं पड़ा था। और उसके बाद जो वाम दल थे, इनका भी आप देख सकते हो, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा कहीं कहीं पे ये भी थे। और अन्य पार्टियां भी जो कुछ छुट्टी मुट्टी थी वो भी यहाँ थोड़ा बहुत आ गई थी। ठीक है। लेकिन ओवरऑल दो के बीच में प्रतिद्वंद था, और इनमें दो में देख सकते हैं आप कि कांग्रेस पहली बार ऐसा हुआ था कि 1977 के चुनाव में हार चुकी थी। तो ऐसा नहीं बनेगा कि कांग्रेस, क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि कांग्रेस, ये नहीं बनेगा कि कब हार चुकी थी। ठीक है। ऐसा बनेगा कि स्वतंत्र भारत में पहली बार कब विपक्षी पार्टी सत्ता में आई। तब यहाँ पे, क्योंकि पहले तो सत्ता पे एक ही चल रही थी ना, फिर दूसरा राजनीतिक कैसे यहाँ पे दल बदला, ये कब हुआ ऐसी घटना, 1977 के चुनाव में। आपको ये याद रखना, ये नहीं कि कौन कांग्रेस आई नहीं आई, कहाँ नहीं आई, वो सब ठीक है, जो भी है जहाँ भी आई, लेकिन क्वेश्चन जो बनेगा उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हुआ था कि जो मध्यम वर्ग थे, ठीक है, मध्यम वर्ग ने क्या किया कि कई तबके यानी कि जनता पार्टी को एक मंच के रूप में पाकर इससे आ जुड़े। और इस अर्थ में देखें तो 1977 के चुनाव सिर्फ आपातकाल की कथा नहीं कहते, बल्कि इसके आगे की भी कुछ बातों का संकेत करते हैं। जैसे कि कुछ राजनेता इधर आ रहे, आएगा राम गया राम, तो उस तरीके की हाल यहाँ पे हो रही थी। और देखिए अभी जो मैंने बताया 542 सीटें, अभी क्या है वर्तमान समय में आपको लोकसभा की 545 सीटें हैं। नोट कर लीजिए, कहीं पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है। यूपीएससी के मैं ये नहीं बता रही हूँ, बट कुछ भी जरूरी थोड़ा ना कि सिर्फ आप यूपीएससी दे रहे हो, कुछ भी एग्जाम और भी देंगे ना, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड मैं फिर बता दूँ कि ये फैक्ट यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं। ये जितने भी फैक्ट आप पढ़ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वहाँ पे, फैक्ट नहीं पूछे जाते कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट वाइज बना के दे दिया जाए लोकसभा के बारे में आपको, हो कि लोकसभा में ये होनी चाहिए, इतनी सीटें होती हैं, मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, या मेंबर्स यदि चुन भी लिए जाएं तो कैसे कितने महीने के अंदर उन्हें सदस्यता प्राप्त की जा सकती, हो सकता है। बट अभी तक ऐसे पूछा नहीं गया ना, पूछा जाएगा। ठीक है। तो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। बट हाँ, स्टेट लेवल के एग्जाम हो गए आपके, कोई वनडे लेवल के एग्जाम है, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बेशक बेधड़ल्ले से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 545 सीटें आपकी किस में होती, लोकसभा में होती। ठीक है। हमारा इंडिया में हर एक स्टेट से अलग अलग सीटें विभाजित होती हैं, वो भी जनता के आधार पे होती हैं कि हर एक 10 लाख पे एक सीट होती है। आप उसमें से आप लगा लीजिए कि किस तरीके से कहाँ पे कितनी सीटें होगी। तो ऑब्वियस है कि अभी बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें कहाँ, तो आप आंख बंद करके लगा सकते हो कि यूपी में, क्योंकि यूपी में जनसंख्या ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। जितने भी स्टेट हैं उनमें से सबसे पहले नंबर जनसंख्या के बात करें तो यूपी आता है, और एरिया वाइज आपका राजस्थान आता है। तो इनको थोड़ा सा आपको देखना है। अब यहाँ पे जो 545 सीटें हैं ना, उनमें से 543 सीटें होती हैं राज्यों की विधानसभाओं से। ध्यान से सुनिएगा, 543 सीटें होती हैं राज्यों की विधानसभाओं से, और लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर ही नॉमिनेट किए जाते हैं, और वो दोनों ही मेंबर होते हैं एंग्लो इंडियन। और किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किए जाते हैं। वही राज्यसभा में आपको जो 245 सीटें हैं, उनमें से जो भी राज्यों के विधानसभा से वो भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इनके लिए, राज्यों में भी इनके लिए अलग अलग सीटों का डिवाइडेशन होता है, और यहाँ पे कितने मेंबर आपको नॉमिनेट किए हुए मिलेंगे, तो ये नॉमिनेटेड मेंबर मिलते हैं आपको कितने, तो आपको मिलते हैं 12। ठीक है। और विधानसभा में भी इसी तरीके से राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट मेंबर किए जाते हैं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में ही, दोनों की संख्या अलग है। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो राष्ट्रपति महोदय या कि कुल नॉमिनेट मेंबर जो भी होते हैं, सॉरी राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राज्यपाल नहीं करते हैं, विधानसभा के भी, तो यानी इनके द्वारा नॉमिनेट मेंबर कुल कितने होते हैं, तो 45 होते हैं।
ठीक है, जरा याद रखिएगा कि मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रही हूँ, नॉमिनेट मेंबर लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, इन सबका मिला के किस तरीके से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंड हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, मैं कल चेक करके भी आपको बता दूंगी पूरा क्लियर, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इतना ही डाटा आपका आएगा, और जब इसके चुनाव वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो उसको भी हम लोग देख लेंगे कि क्या कैसे हैं। खैर, यहाँ पे अब आता है जनता सरकार, अब आ ही गई है, बेचारी इतने दिन से मेहनत कर रही थी तो पढ़ ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। जनता सरकार ने क्या किया, कैसे कैसे गुल खिलाते हैं, ये भी जो इतना उछट रही थी, ओ माय गॉड, हम करेंगे हम करेंगे, देख ही लेते हैं क्या क्या इन्होंने किया, कितना तीर मारते हैं ये लोग। और ये अब क्या हुआ कि 1977 के चुनावों के बाद बनी जो जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री के पद के लिए ही होड़ मच गई थी कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता था भैया, हमको तड़पा के आप कैसे सुखी से रह सकते थे। तो यहाँ पे जब कांग्रेस इतने दिन से चल रही थी, उससे आप हरा के वो जनता के जो लॉलीपॉप खिला रहे थे कि हम करेंगे, अब आओ तो सत्ता पे पता चले कौन करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ की कहानी कैसे उजागर होती है, कितना करते हैं। इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री पद के ही आपस में लड़ पड़ते, क्योंकि ये इनकी गठबंधन की सरकार थी, सब विपक्षी पार्टी मिले हुए थे, ठीक है। अब जब मिले हुए थे तो अब ये हुआ कि हमारी पार्टी के लीडर को बनाया जाए, उनका ये था कि हमारी पार्टी के लीडर को बनाया जाए। अब समस्या यहाँ पे आई, और इस ओर में क्या हुआ, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम शामिल थे। मोरारजी देसाई तो बहुत लंबे टाइम से बेचारे वो भी तड़फ ही रहे थे कि काश बन जाए, सबसे उम्र वाले हैं, ज़्यादा उम्र वाले हैं ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने वाले। अब इन्होंने क्या किया कि 1966-67 से ही इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे चरण सिंह, भारतीय लोक दल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे। जगजीवन राम को कांग्रेसी सरकार ने मंत्री पद पर रहने का विशाल अनुभव था, और बहरहाल मोरारजी देसाई जो थे वो होते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता की खींचतान खत्म ना हुई थी अभी भैया। लोक हित क्या करोगे, ये तो अपने में ही भिड़ गए। अब इनके देखिए कि ये 3 में से तो एक को चलो बना दिया गया कि ठीक है अब बुजुर्गों बन जाइए, क्या दिक्कत है, कि है ही कितने दिन के मेहमान। तो मोरारजी देसाई जी को बना दिया गया। अब इनमें क्या हुआ कि अभी ये खत्म नहीं हुआ था, अभी चल ही रहा था कि हमें पावर मिलनी चाहिए, लोग कह रहे थे हमें मिलनी चाहिए। और आपातकाल का विरोध जो जनता पार्टी को कुछ ही दिनों के लिए एकजुट रख सका, और इस पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था, और जनता पार्टी के भीतर कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकी, और जनता पार्टी बिखर गई। क्या हो गई है, बिखर गई। और उसके बाद अब क्या होता है, अभी लोगों की तो बात छोड़िए कि वहाँ तक ये आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, कुछ नहीं हुआ ऐसा। और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जो आपकी सरकार थी, 18 माह में ही अपना बहुमत खो दिया, और कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी। लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला कर लिया। अब इन्होंने कहा हम भैया नहीं शामिल होने वाले, तुम्हारी सरकार भंग हो गई, करो जो करना हो। ये भी कुछ टाइम के लिए तो सपोर्ट करते, उसके बाद बाहर निकल आते हैं। अब इस वजह से चरण सिंह की सरकार मात्र 4 महीने तक सत्ता में रही, और 1980 के जनवरी में लोकसभा के लिए नए सिरे से चुनाव हुए, और इस चुनाव में जनता पार्टी जो है वो बुरी तरीके से परास्त हो गई। भैया जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितना बना रहे थे, मतलब इतना देख रहे थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो आज अभी बिल्कुल तड़फड़ा रहे हैं कि अरे ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम आएंगे तो करेंगे। हमें क्या, दुनिया का कोई भी महान से महान लीडर आ जाए ना, ये राजनीति है ही ऐसे कि कोई कर ही नहीं सकता है। आप अपने में खुद पे जूझते रहो, उतना ही बहुत है। अब हो सकता है थोड़ा बहुत इसी बीच में आदमी कर लेता है तो कर लेता है, बाकी कोई ये कह के आए कि उसने नहीं किया था हम कर देंगे, तो इस पे तो बिलीव ही मत करना कि उसने नहीं किया, कर पाया जब तो तुम भी नहीं कर पाने वाले हो, ये तो पक्का है। और फिर कभी 4 साल 10 साल बाद ऐसे नारा लगाते 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 राम मंदिर का कब से कब विवाद चल रहा है, कब से हिंदू मुस्लिम के बीच में अच्छी खासी लड़ाइयाँ होती थी, तब जाके कहीं आज कब से, मतलब बहुत दिनों से ये चल रहा था कि हम करेंगे हम कर देंगे, अब जाके इसका समस्या का समाधान हुआ।
क्योंकि कुछ राजनीतिक मुद्दे में ये वोट वगैरह मांगने के बढ़िया तरीके होते थे कि हम आर्टिकल 370 हटा देंगे, राम मंदिर का हम फैसला करवा देंगे। ये वो बता बता के लोगों को बस बहका लेते थे कि हम ऐसा करेंगे, इनमें कहाँ ताकत है, ये ऐसा कुछ कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है एग्जैक्टली। जनता पार्टी ने यही कहा। अब क्या हुआ, बेचारी को तो मोगे खानी पड़ गई, बुरी तरीके से हार भी गई। और जनता पार्टी को उत्तर भारत में करारी शिकस्त मिली, जहां से बहुत अच्छे तरीके से विजयी हुए थे। जबकि 1977 के चुनाव में उत्तर भारत में इस पार्टी जबरदस्त सफलता मिली थी और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1980 के चुनाव में एक बार फिर 1971 के चुनाव वाली कहानी दोहराते हुए भारी सफलता हासिल की और कांग्रेस पार्टी को 353 सीटें मिली और वह सत्ता में आई। और 1977 से 79 के चुनावों में लोकतांत्रिक राजनीति का एक और सबक सिखाया। और सरकार अगर अस्थिर हो और उसके भीतर कलह हो तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं। मतदाता मतलब हम आप सब कोई, ठीक है, कि जो भी 18 ईयर अपनी एज पूरी कर चुका वो सब। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अच्छी खासी इन्हें शिकस्त दे चुके थे। अब फिर से जनता को ना समझ में आ गया था कि भैया कुछ तो गंदे हैं, कुछ महागंदे, चुने तो किसे चुने। और फिर उन्हें लगा कि चलो ठीक है, चुन लेते हैं अब जो गंदा है उसे ही, क्योंकि महागंदे से तो कुछ ही तो अच्छा निकलेगा। तो जनता पार्टी तो कुछ नहीं कर पाए। अब इसलिए उन्होंने फिर से कांग्रेस को सत्ता पे लाया। फिर से इंदिरा गांधी जी ही आ रहे हैं, अभी कोई और नहीं आएगा, इंदिरा गांधी जी ही आ रही हैं। अब विरासत जरा इस पे देखिए क्या होता है। यहाँ पे क्या हुआ कि 1980 के चुनाव में सिर्फ इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी। क्या मामला इतना भर था, या हम बात करें कि 1977 और 80 के चुनावों के बीच दलगत प्रणाली में नाटकीय बदलाव आए। और 1969 के बाद आपका क्या हुआ, कांग्रेस का सबको समाहित करके चलने वाला स्वभाव बदलना शुरू हुआ। और 1969 से पहले तक कांग्रेस विविध विचारधारात्मक गतिमति के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक में समेट कर चलती थी। यानी कि पहले नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पीरियड में हमने देखा कि वो ये था कि हम सबको मिला के चलेंगे, ठीक है। वहाँ पे कोई भी देखिए जो मैप मैंने दिखाया था आपको, इस बुक में बना भी हुआ है। तो उसमें क्या था कि ये था कि कहीं पे भी आपकी हमारी यदि कांग्रेस आ भी नहीं रही है, अदर पार्टी की सरकार आ रही है, उन्हें भी अपने में मिला लो, कुछ अच्छे पोस्ट दे दो आप उन्हें और मिला लो अपने आप में। तो इससे क्या होगा कि हमारा वो बना रहता था वर्चस्व। लेकिन अब कुछ लोगों को लगा कि नहीं, हम मिले उलेंगे नहीं, हम अकेले रहेंगे और जिसको जो करना कर ले। और यहीं से तबाही अब होती है शुरू। और तबाही शुरू हुई, इंदिरा गांधी जी को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, आपातकाल लगाना पड़ा कि भैया सत्ता पे बवाल आ रहा, लगा ही दो। और हुआ ये कि हार गए, बट ज़्यादा दिन तक जनता पार्टी चल ना सकी। क्योंकि जब साथ में हम किसी का हाथ पकड़ के चलते हैं ना, तो भरोसा नहीं रहता कि वो हमारा साथी कब हमारा हाथ छोड़ देगा। क्योंकि हम किसी का हाथ पकड़ के चल रहे। और यहाँ से एक आप सबक भी ले सकते हो। देखिए पॉलिटी है, फिलॉसफी नहीं है, बट अब बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या बना सकता है। तो अभी जो मैंने बताया ना कि साथ लेकर चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मान लीजिए कि आप किसी के सहारे जाना चाहते हो कहीं तक, तो उसका कोई भरोसा नहीं, कोई भी भरोसा नहीं है कि कब आपको छोड़ देगा। लेकिन आप खुद सेल्फ स्टैंड हो गए, आप गिरते पड़ते कैसे भी करके आपने खुद रास्ता तय करने की कोशिश की। और यकीन मानिए कि सबसे सक्सेस आप निकलोगे, सबसे पहले आप पहुंचोगे जहां तक आप जाना चाहते हो। और यहाँ तक, यहाँ जब हम साथ की बात करते हैं, हमारे साथ वाले कुछ आर्ग्यू करेंगे, कुछ कहेंगे ऐसा कर, कुछ कहेंगे वैसा कर, कुछ कहेंगे ऐसा नहीं कर, कुछ कहेंगे वैसा नहीं कर, कुछ कहेंगे इधर से चलते हैं, कुछ कहेंगे उधर से चलते हैं, इसमें ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। और पता चला कि हम उनकी बात नहीं मान रहे, तो हमें लतिया के चले गए, हमारा साथ छोड़ दिया, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम रोएंगे कि यार उसने हमें धोखा दे दिया। बस हमारे हाथ में एक ही बात पर देखिए कि यार उसने हमें धोखा दे दिया। काहे का धोखा यार, क्यों यकीन करना था हमें, हम किसी का हाथ पकड़ के क्यों चले। पहले से ही है ना, हम सतर्क हो जाए, हम खुद अपना इतना स्टैंड बना लें कि कोई मतलब किसी के हाथ पकड़ने की जरूरत ही ना पड़े हमें। तो वहां पे धोखे जैसे कोई बात ही नहीं आएगी, कौन धोखा देगा हमें, किसी के सहारे नहीं है। और ये बात हमारे अंदर, ये एटीट्यूड आना चाहिए हम सबके अंदर। और हम चाहते हैं अरे हमें ये करना था, अब क्या करें, अकेले नहीं कर सकते। किसी ने कहा हमें ऐसा करना था, क्या करें, अकेले नहीं कर सकते। अरे यार कब तक साथ मांगोगे किसी का, अकेले चलो बहुत आगे बढ़ोगे, साथ में चलोगे ना
तो फालतू में दुख होगी, तकलीफ होगी, टेंशन होगा, बवाल मचेगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अकेले रहोगे ना, कुछ भी नहीं होगा, मस्त मौला रहोगे, सारी ज़िंदगी आसानी से कटेगी। ऐसा नहीं कि सारी ज़िंदगी अकेले रहो, पर जहाँ भी चलना, जो भी करना है ना, कभी ये साथ वाला फंडा मत अपनाया करिए कि हाँ हमें किसी का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। मैं ये बताना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जाम्पल बहुत अच्छा खासा है कि जनता पार्टी बनी तो थी बहुत अच्छे तरीके से, साथ में बनी थी, गठबंधन की सरकारें बनी थी। अब यहाँ पे छोड़ दिया आधे ने छोड़ दिया, तो क्या हुआ कि बहुमत ही साबित नहीं कर पा रहे थे वो। राष्ट्रपति महोदय ने कहा भैया बहुमत साबित करो, वरना लोकसभा हो जाएगी भंग, और हो गई भंग। क्योंकि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपना बहुमत साबित नहीं कर पाता लोकसभा या विधानसभा में, तो वहां पे उसे क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। जैसे कि एमपी में हुआ, एमपी में जब कांग्रेस सरकार थी कमलनाथ जी की, उनके द्वारा राज्यपाल के द्वारा कहा गया कि आप क्या करो, अपना बहुमत साबित करो, क्योंकि आधे से अधिक लीडर जा चुके थे। अब जब आधे से अधिक लीडर जा चुके, जो मेजोरिटी थी आपके पास वो कम गई, तो अब आप कहीं ना कहीं से अपना बहुमत साबित करो, वरना आपकी सरकार अब जाएगी गिर। और कमलनाथ जी ऑटोमेटिक पहले ही इस्तीफा दे देते, क्योंकि बहुमत साबित करने का कोई रास्ता था नहीं। और इसी तरीके से राजस्थान में कहा गया कि आप अपना बहुमत साबित करो, गहलोत जी की सरकार जो थी, तो वहाँ पे जब पायलट जी जाते हैं तो ये बातें आई, लेकिन ठीक था कि वो अपना बहुमत साबित कर लेते हैं, और वहाँ पे अभी भी उनकी सरकार बनी हुई है। तो देखिए कि इस तरीके से राजनीति में जो चलता रहता ना, इधर का उधर, उधर का उधर, तो वो सारी चीज़ें आपको ना इसी बेसिक पढ़ने से ही समझ में आएगा, और यहीं से आप लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। देखिए समझने का हम कहीं से भी कुछ भी निकाल लेते हैं। हाँ, तो मिट्टी से सोना निकलता है, आप समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और इसमें देखिए ये सारी चीज़ें तो चल ही रही थी जोड़ तकोड़ने की, यानी कि कांग्रेस पहले अपना अच्छे तरीके से सबको शामिल करके चलती थी, और इसमें देखिए कांग्रेस का स्वभाव बदल रहा था और विशेष विशेष विचारधारा से जोड़ा, और उसने अपने को देश की एकमात्र समाजवादी और गरीबों को हिमायती पार्टी बताना शुरू किया। और इस तरह 1970 के दशक के शुरुआती सालों में कांग्रेस की सफलता की बात पर निर्भर रही, और वह गहरे सामाजिक और विचारधारात्मक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी तरफ कितना खींच पाती है, इसके साथ साथ यानी कि उन्होंने अब क्या कहा था कि भैया हम जनता के हैं मसीहा, हम ही इनको कुछ ना कुछ दे सकते हैं या कर सकते हैं। और यह पार्टी अब एक नेता यानी कि इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर भी निर्भर हुई, और कांग्रेस की प्रकृति में आए बदलावों के मद्देनजर अन्य जो विपक्षी दल थे गैर कांग्रेसवादी की राजनीति एक तरफ मुड़े, और विपक्ष के नेताओं को अब यह बात साफ साफ नजर आने लगी थी कि चुनाव में गैर कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए। और इस चीज़ ने 1977 के चुनावों में एक बड़ी भूमिका निभाई भी कि हमारे वोट नहीं इधर उधर होने चाहिए। हाँ, लेकिन वही है कि कौन धोखेबाज निकल जाए, किसी का भरोसा नहीं। तो जीत तो आते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी हावी होना शुरू हुआ। और हमने क्या किया कि ऊपर भी देखा है वहाँ पे कि 1977 के चुनाव के परिणाम पर पिछड़ी जातियों के मतदान का असर पड़ा, और खासकर उत्तर भारत में लोकसभा के चुनावों के बाद 1977 में यहाँ पे विधानसभा के जो चुनाव हुए, और इनमें भी उत्तर भारत के राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। और क्या हुआ कि इन सरकारों ने के बनने से पिछड़ी जाति के नेताओं ने क्या किया, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस अपनी भूमिका निभाते हैं। और बिहार की बात करो आप, तो वहाँ की जो अन्य पिछड़ी जातियाँ थी, तो आरक्षण के सवाल पर बहुत शोर मचा, इसके रिजर्वेशन के उसमें। और इसके बाद केंद्र की जनता पार्टी को सरकार ने मंडल आयोग नियुक्त किया, और इस आयोग और पिछड़ी जातियों की राजनीति की भूमिका के बारे में ज़्यादा विस्तार से हम लोग अपने इसके लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और आपातकाल के बाद यहाँ पे चुनावों ने दलीय व्यवस्था के भीतर इस बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। देखिए एक मुद्दा रिजर्वेशन का भी है बहुत पहले, यानी कि रिजर्वेशन ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि देखिए अभी सिचुएशंस खराब है, सो आप यहाँ पे 10 साल के लिए रिजर्वेशन करेंगे, मे बी 10 साल तक सारी चीज़ें एक लेवल पे आ जाएंगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 10 साल का प्रावधान किया गया था, इसमें हर 10 साल बाद संशोधन करके बढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पे 50% आरक्षण की बात की गई थी कि जितनी भी जनता, जितनी भी कम्युनिटी है, उनमें 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ना उससे ज़्यादा होगा ना कम होगा। लेकिन 50 क्या ज़्यादा बढ़ भी रहा, और
ज़्यादा क्या, इनका राजनीति अच्छी तरीके से बनी हुई है और ये आरक्षण आप खत्म करना नहीं चाहते हैं। खैर, आरक्षण के बारे में और कभी जिक्र करेंगे। अब यहाँ पे आता है कि आपातकाल और इसके आसपास की जो अवधि को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे संविधान में भी कहीं ना कहीं संकट आया। संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ा संवैधानिक संघर्ष भी आपातकाल के मूल में था। दूसरी तरफ आप वहीं पे देखेंगे कि जो राजनीति का संकट था वो भी, मतलब कि उस समय राजनीतिक संकट का भी दौर चल रहा था। सत्ताधारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था, फिर भी इसके नेतृत्व में क्या हो रहा था कि लोकतंत्र को ठप करने का फैसला किया गया। और भारतीय संविधान के जो भी निर्माताओं को यहाँ पे विश्वास था कि सभी राजनीतिक दल क्या करेंगे कि लोकतांत्रिक मानकों का पालन करेंगे, और उन्हें ये भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बिलीव था कि आपातकाल की स्थिति में भी सरकार अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल विधि के शासन के दायरे में रहते हुए ही करेगी। और इसी उम्मीद में सरकार को आपातकाल से जुड़े प्रावधानों के अंतर्गत व्यापक और चहुमुखी शक्तियां दे दी गई, और इन शक्तियों का आपातकाल के दौरान दुरुपयोग हुआ और यह राजनीतिक संकट तत्कालीन संवैधानिक संकट से कहीं ज़्यादा संगीन हो चुका था। जो संकट चल रहे थे ना, तो सारे संकट को छोड़िए, राजनीतिक संकट जब आता है वो आपको देखने को मिलेगा। इतनी सारी बातें पढ़ चुके हैं ना, आप समझ रहे होंगे कि क्या क्या कंडीशंस हुई, कैसे कैसे जनता बेचारी भुगत रही थी, इनका तो क्या था। और इस दौर में अब क्या हुआ कि महत्वपूर्ण मसला संसदीय लोकतंत्र में जनता आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर उठा। और स्पष्ट ही इस दौर में क्या हुआ था कि जो संसद था आधारित लोकतंत्र और स्वतः स्फूर्ति जनभागीदारी पर आधारित लोकतंत्र में तनाव नजर आया। और इस तनाव का एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि हमारी दलीय प्रणाली जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम साबित नहीं हुई। आगे के हम लोग अपने अध्यायों में देखेंगे यहाँ पे कि तनाव की कुछ अभिव्यक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि विशेष रूप से जन आंदोलन और क्षेत्रीय पहचान से जुड़े कुछ भी जो भी बातें हैं उनको भी देखेंगे। एंड ऑल ओवर यहाँ पे आपका होता है चैप्टर कंप्लीट। एंड आई होप, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चैप्टर कंप्लीट तो हो गया जो भी हुआ, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ पैराग्राफ में आपको समझाने के लिए था नहीं विशेष, क्योंकि ऊपर सारी बातें हम लोग एक एक करके पढ़ चुके हैं। शायद ये चौथा पार्ट आज इसका है, एंड इतने में भी नहीं समझ में आएगा ना, तो कसम से थोड़ा बादाम वादाम खाइए आप लोग और उसके बाद पढ़िए तो समझ में आएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ ये मूवी वगैरह दी रहती हैं, ज़रा देखा करिए इनको कि क्या है इनमें। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, ये भी देशभक्ति से रिलेटेड ही मूवी होगी, देखेंगे तो कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो मूवी भी देखना ज़रूरी है अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। सो दैट आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी, एंड नहीं आई हैं तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 आप लोगों को जो चीज़ें भी नहीं समझ में आ रही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। और जितने भी आंसर दे रहे हैं ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं प्लीज़ उनका भी यदि रिप्लाई देंगे आप तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत इतना तो कर ही सकते हैं, ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। व्हाट्सअप, फेसबुक, हर चीज़ में आप टप 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 उंगलियाँ चलाते रहते हैं, तो थोड़ा सा इसमें भी कष्ट कर लीजिएगा कि उंगलियाँ चला लें अपनी और लिख दें कि इसका ये आंसर होगा तो अच्छा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कष्ट सह सकते हैं आप लोग, अब इतने भी कमज़ोर तो मुझे नहीं लगता कि होंगे। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, आप लोग सभी लोग पढ़िए, एंजॉय करिए।